Thank you, sir. Sir, I start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, "Unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minority in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Saheb says under these circumstances there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution. This is true now also. I will prove it, sir. In what Baba Saheb said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims, that was political representation reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Ezaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16, सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात, सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस, सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून
तब्दील मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया, वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर अब आप आ जाइए, सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया, दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. दिस गवर्नमेंट went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में, सर only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister has Sir, to. I'm concluding, sir. I'm concluding. Yes, I'm concluding. Please, he has to reply. Listen Please. to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to unrights happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, on judiciary, sir. I'm concluding. On judiciary, sir. CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Please accountability. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad has quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is sir. I'm concluding by reciting a sher. On this I conclude, sir. निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले। सर हम जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए। सर हम जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, आइन जिंदाबाद। आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूं। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटनाएं इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें तो वह सुबह जरूर आएगी, जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी।